हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से आपका एक नया वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग हायर मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपको क्लास 11th, क्लास 12th एवं इंजीनियरिंग के सिलेबस में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यार उससे पहले मैं आपको मैथमेटिक्स की एक नई दुनिया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से भी परिचय करवा देना चाहता हूं। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का नाम सुने भी नहीं होंगे, या फिर सुने होंगे तो इसके बारे में हो सकता है आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन यार मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप उसको अच्छे से समझते हो तो वीडियो के अंत तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए, पूरे वीडियो लेक्चर में तो हम लोग आज सेट्स के ही बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ब्रीफली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है फ्रेंड्स कि आखिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या? व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स? तो आप यहां पर हेडिंग डालिए और लिखिए व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो यार अगर मैं आपको इसका डिफिनीशन एक लाइन में दूं तो आप कह सकते हो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को लिख लेते हैं। यार यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बस आप एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए, अंत तक आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डिफिनीशन को लिखते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है। तो आप कह सकते हो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। साथ ही मैं आप लोगों को यहां पर एक पॉइंट और लिखवा देना चाहूंगा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है कोई ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नहीं है, बल्कि सेट ऑफ ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स है, आप ऐसे कह सकते हो। तो आप यहां पर लिख लो, दूसरा पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हो क्या कि डिस्क्रीट, या फिर यहां पर आप नोट देकर के लिख लो, नोट दो और लिखो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स is not a branch of mathematics, it's a description of sets that have one common property, that they are discrete and not continuous। इसका सीधा सा मतलब क्या है फ्रेंड्स कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोई ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नहीं है, बल्कि कलेक्शन ऑफ ब्रांचेज है, उसका डिस्क्रिप्शन है। और उसका क्या डिस्क्रिप्शन है कि उसमें एक ही कॉमन प्रॉपर्टी है, और वो क्या कॉमन प्रॉपर्टी है कि दे आर डिस्क्रीट एंड नॉट कंटिन्यूअस। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है, बस अभी आप इसको नोट डाउन करते जाइए, आपको अंत तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप यहां पर 2 पॉइंट लिख लिए क्या? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो आप सिंपली कह सकते हो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। साथ ही इसमें एक पॉइंट और मैं आप लोगों को क्या लिखवाया कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ ब्रांचेज दैट हैव वन कॉमन प्रॉपर्टी। और वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि दैट दे आर डिस्क्रीट एंड नॉट कंटिन्यूअस। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें डिस्क्रीट शब्द पर बार बार जोर दिया जा रहा है। जहां पर आप देख रहे हो डिस्क्रीट डिस्क्रीट, हर तरफ डिस्क्रीट है। यानी सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि आखिर डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है। तो आप यहां पर हैशटैग दो और लिखो कि मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? देखो, अब डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, तो यार डिस्क्रीट का सीधा सा मतलब होता है, अगर इंग्लिश में हम लोग शाब्दिक बात का ही चर्चा करें तो डिस्क्रीट का मतलब आप कह सकते हो डिस्टिंक्ट या फिर नॉट कनेक्टेड। कैसे डिस्टिंक्ट होगा या फिर नॉट कनेक्टेड, वो आपको आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल आप क्या लिख लो, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट या फिर नॉट कनेक्टेड। आप यहां पर लिख सकते हो डिस्टिंक्ट और नॉट कनेक्टेड।
तो आई थिंक कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जैसा कि मैं आपको बता दिया ऊपर कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है, अ स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है। अब यहाँ पर सब सवाल क्या उठता है कि डिस्क्रीट का आखिर मतलब क्या है। वो तो समझ गया कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अ स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है, लेकिन डिस्क्रीट का आखिर मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताया कि डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट या फिर नोट कनेक्टेड। अब अगला सवाल उठता है कि डिस्टिंक्ट या फिर नोट कनेक्टेड का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो यार मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो होल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स है, इसको दो रिलम या फिर आप कह सकते हो कि दो सेपरेट भाग में डिवाइड किया गया है। और वो कौन कौन है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख लेते हैं क्या, होल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो होल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स है फ्रेंड, इसको दो भाग में सेपरेटली डिवाइड किया गया है। यानी दुनिया में जो भी मैथ है वो मैथमेटिक्स को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। दो तरीकों से हम लोग पढ़ते हैं। एक जो सेक्शन हो गया वो क्या हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सेक्शन। इसके अंदर हम लोग पूरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला सेक्शन में आप क्या लिख लो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। होल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स को पहला तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के रिलम में तोड़ दिया गया। और दूसरा जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स के सेक्शन में तोड़ दिया गया। तो यार ये जो हमारा टॉपिक सेट्स है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत ही आता है। अब ऐसा नहीं है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत सिर्फ सेट ही पढ़ना है। जब आप हायर स्टडीज के लिए इंजीनियरिंग वगैरह में जब पढ़ोगे आप, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने को मिलेगी। जैसे आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको सेट, रिलेशन एंड फंक्शन होगा, फिर आप ग्राफ थ्योरी आपको पढ़ना होगा, लैटिस के बारे में पढ़ना होगा, डायग्राम के बारे में आपको पढ़ना होगा, प्रोपोर्शनल लॉजिक के बारे में आपको पढ़ना होगा, फाइनाइट स्टेट मशीन के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत। लेकिन यार हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन यार यहां पर आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स है क्या। तो यार इसके लिए मैं यहां पर इसको इरेज कर रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कंटिन्यूअस में जैसे क्या होता है। अब मान लो कि मैं आपको कहता हूं कि एक ग्राफ ड्रॉ करो y इक्वल टू एक्स का। एक आपको ग्राफ ड्रॉ करना है क्या, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, जहां पर x जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर का। वहीं पर अगर मैं आपको कहता हूं एक बार और कि y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ आप ड्रॉ करो, जहां पर x जो है वो रियल नंबर है। ऑलराइट, अब देखिए बारी बारी से हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। देखिए कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में आप ऐसा नहीं समझे, डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। जो डिसकंटिन्यूअस है यानी कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट होगा। सीधा सा बात है यार। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पहले ड्रॉ करते हैं, फिर आप खुद समझ जाओगे कि आखिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स में क्या है आखिर डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने को लिए कहता हूँ, तो आप यहाँ पर क्या ग्राफ ड्रॉ करोगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि अगर एक्स एक्सिस में हम लोग बात करें और ऊपर वाई एक्सिस में, तो यहाँ पर मान लो कि एक्स बिलोंग कर रहा है किस चीज़ से, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अप टू ए चलता जाएगा। राइट, अप टू ए चलता जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां पर भी क्या होगा, x अगर 1 लोगे तो y भी क्या होगा, 1 ही होगा। x अगर आप 2 लेते हो तो y का वैल्यू भी क्या होगा, 2 होगा। x अगर आप 3 लेते हो तो y का वैल्यू भी क्या होगा, 3 होगा। यानी जो वैल्यू आप x का लोगे वही y का भी वैल्यू होगा। तो यहाँ पर क्या लेते हो, जैसे मान लो x बराबर अगर आप 1 लेते हो तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा y का। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर में वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी अगर आप इस पॉइंट को मैच करके देखोगे तो 1 और 1 का सामने का पॉइंट ये है, 2 और 2 का सामने का पॉइंट ए है, 3 और 3 के सामने का पॉइंट ये है। वहीं अगर आप और ऊपर बढ़ते हो तो फिर क्या होगा, 4 और 4 के सामने का पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा मान लो कि। ठीक है, आप बस ग्राफ को ऑब्जर्व करते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इस ग्राफ को देख लिए। अब चलिए हम लोग रियल नंबर के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर भी मान लो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो रियल नंबर में क्या है, अब मान लो कि x बराबर, अब जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होते हैं, राइट। अगर चाहे मैं रेशनल नंबर की बात कर लूँ या फिर इरेशनल नंबर की बात कर लूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं कोई भी रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर के बीच में। तो उसी तरीका से मान लो कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लेता हूँ, मान लो x बराबर मैं 0.1 लेगा, 0.1 लिया तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। x बराबर मैं लेता हूँ 0.2, y बराबर भी क्या होगा, 0.2 होगा, राइट। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर देखो जैसे x के मानता हूँ मैं क्या, 0.1 लिया, यहाँ पर मान लो 0.2 लिया। इसी तरीके से मान लो अगर बढ़ते जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप पॉइंट लेते हो तो 0.1, फिर ऊपर मान लो कि 1 लेते हैं, फिर जो है 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, राइट। इस तरीके से हम लोग पॉइंट को ले रहे हैं। तो x जो वैल्यू x का होगा वही वैल्यू y का भी होगा, राइट, क्योंकि y इक्वल टू x इक्वेशन है। लेकिन यार इसमें आपको यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर आप रियल नंबर की बात कर रहे हो तो रियल नंबर क्या होता है, किसी भी दो रियल नंबर के बीच में, जैसे 1 और 0 दो रियल नंबर है, अब ये दोनों रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होते हैं। इसका क्या मतलब कि अगर इनफाइनाइट टाइम्स हम x का वैल्यू लेंगे तो इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ y भी आएगा। यानी यहाँ पर अगर एक पॉइंट मान लो कहीं यहाँ होता है, दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ होता है, तीसरा पॉइंट कहीं यहाँ होता है, और इस तरीके से हम लोग अगर जब लेते जाएंगे तो 1 ले रहे थे तो सिंपली 1 का वैल्यू 1 आ ही रहा था, x बराबर 1 ले रहे होते तो y का भी वैल्यू 1 था। अगर यहाँ पर देखो कि अगर x का वैल्यू 2 ले रहे थे हम लोग तो y का भी वैल्यू कितना था, 2 था। 3 ले रहे थे तो y का भी वैल्यू क्या है, 3 था। 4 ले रहे थे तो y का भी वैल्यू 4 था। लेकिन अब देखो, अब हम लोग 1 2 नहीं लेकर के अब 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, 1 और 2 के बीच में ले रहे हैं, 2 और 3 के बीच में ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, हर जगह एक एक पॉइंट जो है इसको कैप्चर करते जाएगा, राइट। हर पॉइंट पर जो है यहाँ पर इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, और जब हर पॉइंट पर इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको एक लाइन के तरह जो है आपको एक ग्राफ जो है इसमें दिखेगा, राइट। हर पॉइंट पर एक वैल्यू है, तो हर पॉइंट पर एक वैल्यू है, तो ये जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे y इक्वल टू x का, इसमें आपको क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा, सीधा सा लाइन, राइट। क्योंकि हर वैल्यू ऑफ x के लिए हर वैल्यू ऑफ y होगा। और आप जानते भी हैं कि दो रियल नंबर के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होता है। तो वही बात है, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर जब हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर डॉट भी कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डॉट होगा। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डॉट जब एक ही लाइन में अगर सीधा होगा तो आपको क्या दिखेगा, एक कंटिन्यूअस लाइन दिखेगा, राइट। क्या दिखेगा, एक कंटिन्यूअस लाइन दिखेगा। यानी इसका ग्राफ क्या है, एक कंटिन्यूअस ग्राफ है, राइट। ये क्या है, एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। क्यों कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि इसके बीच में क्या है, नो गैप्स, दो पॉइंट के बीच में कोई गैप्स नहीं है, राइट। आप यहां पर क्लियरली देख भी सकते हैं। तो जब भी दो पॉइंट के बीच में कोई गैप्स नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। वहीं अगर आप इस ग्राफ को देखो तो इस ग्राफ में क्या है कि कोई भी दो पॉइंट ले लो, जैसे मान लो यहां पर 0 ले रहे थे, 0 1 है, 1 और 2 है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, कोई एग्जिस्ट करता है 1 और 2 के बीच में, तो कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता 1 और 2 के बीच में। यानी कोई पॉइंट नहीं हो सकता है 1 और 2 के बीच में, राइट। सिर्फ 1 पर ही होगा और 2 पर ही होगा, राइट। क्यों, क्योंकि 1 और 2 ही नेचुरल नंबर है, इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी क्या हो रहा है कि इसमें जितने पॉइंट आप देख रहे हैं ये सब पॉइंट क्या है, आप एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अपने आप में क्या है, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एक इंडिविजुअल पॉइंट है, एक सेपरेट पॉइंट है, आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेपरेशन नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा एक लाइन ही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिसकनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड है। और ये क्या है, ये डिसकनेक्टेड है, यानी डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है यानी क्या है, डिस्क्रीट ग्राफ है। यहां पर आप देख सकते थे, या क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। और डिसकंटिन्यूअस ग्राफ का मतलब सीधा सा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि डिस्क्रीट, डिसकंटिन्यूअस का मतलब डिस्क्रीट ग्राफ इसका है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट क्या है, इंडिविजुअल है, सेपरेट है, राइट।
तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। यानी कहने का मतलब इस टाइप के नंबर का जो सेट्स होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको कहता हूँ, जैसे एक सेट मान लो ले लो कि ए, एक सेट ए है, और सेट में अगर मैं लिख दूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सब डिस्क्रीट है, राइट। इसके सभी एलिमेंट क्या हैं, डिस्क्रीट हैं। और वही चीज मैं आपको लिखवाया भी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट का स्टडी चल रहा है, एक एक पॉइंट इसमें डिस्क्रीट है उसका स्टडी चल रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल है। वहीं आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मान लो कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हो, उसमें भी आप देखोगे क्या 1 2 3 इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर्स क्या हो गया, 2.5 तो इंटीजर्स नहीं है, 2.7 तो इंटीजर्स नहीं है। जब भी होगा तो 1 और 2, या फिर अगर आप मान लो 1 और 3 के बीच में 2 ही एक इंटीजर होगा, राइट। या फिर 1 2 3 4 यही सब इंटीजर है। अब 1 के बीच में कोई ऐसा तो नहीं ना है कि 1.4 जो है इंटीजर्स में गिनती होगा, नहीं ना। तो 1.4 इंटीजर में गिनती नहीं है, यानी क्या है कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है, आपस में इंडिविजुअल हैं, सेपरेट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिस्क्रीट है। और ये जो ग्राफ सब ये बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बन रहा है। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रीट। और ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही एग्जाम्पल है। तो आई थिंक कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज राइट इट डाउन माय फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक सेट्स की ओर। तो यार आप यहाँ पर हेडिंग डालो और लिखिए सेट्स। लेकिन यार उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर वो आप अच्छे से समझते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि ये वीडियो सीरीज के अंत तक आपको सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, और आप आपके समझ आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से डील कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए सेट्स। अगर मैं इसका डिफिनीशन आपको एक लाइन में दूं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, आप ये डिफिनीशन को लिखिए मेरे साथ कि अ सेट, आप बस लिखते जाइए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा अंत तक। आप लिखिए अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी आप कह सकते हो कि अ सेट इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर सेट कहते किसको हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट का एग्जाम्पल में एज, पहला एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ IIT पटना। ये क्या है, ये भी एक सेट का ही एग्जाम्पल है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ IIT पटना, तो ये क्या है, एक सेट का एग्जाम्पल है। कैसे, वो हम लोग बाद में समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप लिखिए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये भी क्या है, ये भी एक सेट का ही एग्जाम्पल है। क्या कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी एक कलेक्शन बनाइए जितने भी हम लोग का प्रेसिडेंट हुए हैं अभी तक इंडिया के, उनका आज़ादी के बाद का, तो वो भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वो क्या होगा, सेट के ही एक एग्जाम्पल होगा। तीसरा अगर मैं आपसे कहता हूं, आप बस एग्जाम्पल्स को लिखते जाइए। तीसरा अगर मैं आपसे कहता हूं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ पार्टिकुलर लाइन, ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये भी किसके अंतर्गत आएगा, सेट के ही अंतर्गत। अगर मैं चौथा वे आपसे कहता हूं कि कलेक्शन ऑफ, सबको आप लिखते जाइए, आपको समझने में आसानी होगा बाद में, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सब क्या है, ये सब सेट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, क्यों सेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि सब जो है क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दैट्स वाई ये सेट के ही अंतर्गत आएगा, सेट का ही एग्जाम्पल है। पांचवा भी आप लिख लीजिए,
4 लिख लिए तो 5वां भी लिख लीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, वो भी क्या होगा, सेट्स के अंतर्गत ही आएगा, सेट्स का ही एग्जाम्पल होगा, तो आप वो भी लिख सकते हैं। या फिर आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि द कैपिटल ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो वो भी क्या होगा, सेट्स के ही अंतर्गत आएगा, तो आप ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इवन वाला भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं। तो आप यहां पर लिख लेते हैं हम लोग कि कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। यहां पर जो भी मैं अभी आपको 5 एग्जांपल्स दिए, ये सब एग्जांपल्स क्या हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, दैट्स वाई ये सब क्या कहलाएंगे, सेट्स कहलाएंगे, यानी सेट्स के ही एग्जांपल्स हैं ये सब। आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप चीज़ों को बस समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे क्या बोला कि सेट क्या है, तो आप सेट का डिफिनेशन क्या दोगे कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ये सब आपको मतलब पता चलेगा जैसे जैसे हम लोग सिलेबस में आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप यहां पर देखते जाइए कि मैं क्या लिख रहा हूं। सेट क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी दुनिया का कोई भी कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है। सेट होने के लिए क्या जरूरी है कि वो कलेक्शन जो है उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होगा तभी हम लोग कहेंगे कि एक कलेक्शन जो है वो सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। जैसे आप यहां पर देखिए, पहला एग्जांपल मैं आपको क्या दिया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी पटना। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी हम उसी स्टूडेंट को चूज कर रहे हैं जो आईआईटी पटना से पास है, यानी आईआईटी पटना में है, आईआईटी पटना के स्टूडेंट का कलेक्शन है, तो हम वो क्या हो गया, सेट हो गया, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। उसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं, तो दूसरा एग्जाम्पल में क्या लिखा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जो मैं उसी प्रेसिडेंट को यहां पर चुन रहा हूं जो इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट हुए। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, दैट्स वाई ये भी क्या है, एक एग्जांपल ऑफ सेट है। सिमिलरली आप अपना तीसरा एग्जांपल क्या लिखा मैं आपसे, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन पार्टिकुलर लाइन। कोई भी एक लाइन ले लीजिए, इस लाइन पर लाई करने वाले जो पॉइंट है, यानी पार्टिकुलर पॉइंट है, इन पॉइंट का कलेक्शन को अगर हम देखें तो ये पॉइंट भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि मैं यहां पर एक निश्चित क्राइटेरिया लगा दे रहा हूं। हर जगह मैं क्या लगा दे रहा हूं, एक निश्चित क्राइटेरिया। वेल डिफाइंड का सीधा सा मतलब क्या हो रहा है, एक प्रिसाइज क्राइटेरिया वहां पर लागू हो रहा है। यानी प्रिसाइज क्राइटेरिया क्या है, जैसे आप देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोला कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी पटना। अब देखो आईआईटी पटना क्या है, आईआईटी पटना एक प्रिसाइज क्राइटेरिया में लगा दिया, यानी किसी भी कलेक्शन को वेल डिफाइंड होने के लिए एक प्रिसाइज क्राइटेरिया को फुलफिल करना अनिवार्य है, तभी वो क्या होगा, सेट्स कहलाएगा। सिमिलरली आप दूसरे एग्जांपल में आप देखो इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में यहां पर मैं क्या लगा दिया, एक प्रिसाइज क्राइटेरिया लगा दिया, इसके फुलफिलमेंट आवश्यक है, ओनली देन क्या होगा, एक कलेक्शन जो है सेट कहलाएगा। यानी आप समझ में आ रही है बात कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा। यहां पर तीसरा देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ पार्टिकुलर लाइन। किसी भी लाइन का हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, पार्टिकुलर लाइन, यानी एक विशेष क्राइटेरिया लगा दिया, यानी क्राइटेरिया का फुलफिलमेंट आवश्यक है कलेक्शन के लिए, तभी वो क्या होगा, सेट कहलाएगा। सिमिलरली आप देख लो फोर्थ एग्जांपल क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आ रही है बात कि यहां पर भी एक प्रिसाइज क्राइटेरिया है। फिफ्थ एग्जांपल देख लो, द कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। मैं यहां पर स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं बात कर रहा हूं, या फिर और कोई कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, एक प्रिसाइज क्राइटेरिया लगा दिया। यानी आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। यानी अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये आगे समझ में आएगा, लेकिन यहां तक तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। जैसे आप और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लो कि इस क्लास में हमारे 100 बच्चे भी बैठ करके पढ़ रहे हैं, मैं इनमें से आप में से ही किसी एक को उठाता हूं कि भाई तुम उठो, आप उठते हो, आपको मैं कहता हूं कि तुम 10 बच्चे का एक कलेक्शन बनाओ, तो आप क्या करोगे, आप खड़ा होगे, किसी भी 10 बच्चे को रैंडमली आप चुनोगे, जैसे भाई तुम उठो, तुम उठो, उठो, इस तरीके से 10 बच्चों के चुनोगे ना, और 10 बच्चों को यहाँ पर लाइन में खड़ा कर दोगे और बोलोगे कि भैया कलेक्शन बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर आपको निश्चित क्राइटेरिया, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई तुम 10 बच्चे का कलेक्शन बनाओ, लेकिन उन 10 बच्चों में आप उन्हीं को सेलेक्ट करना जो 110 सेंटीमीटर से ऊपर के हाइट के हैं। तो क्या अब आप किसी को भी चुन लोगे, नहीं चुन सकते हो। अब आप जो कलेक्शन बनाओगे उसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों को आप चुनोगे जिनका हाइट क्या होगा, 110 सेंटीमीटर से एभव होगा।
यानी यहां पर क्या लगा दिया मैं, एक प्रिसाइज क्राइटेरिया लगा दिया। तो प्रिसाइज क्राइटेरिया लगा दिया तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। अदरवाइज आप क्या कर रहे थे, रैंडमली किसी बच्चे को चुन रहे थे आप कलेक्शन बनाने के लिए। तो ये कलेक्शन तो है बट सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। तो ये क्या हो गया, जो आप पहले बच्चे को चुने, आप 10 बच्चे को कलेक्शन को, वो क्या था, कलेक्शन तो था बट सेट नहीं था। वही जो जब मैं आपको बोला कि 10 बच्चे को उन्हीं को सेलेक्ट करना है जिनका हाइट 110 सेंटीमीटर से एबव है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन गया ना, क्योंकि मैंने एक निश्चित क्राइटेरिया दे दिया उसमें। तो समझ में आ रही है बात कि क्या होता है सेट और क्या होता है नॉर्मल कलेक्शन। यानी आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या सभी कलेक्शन सेट हो सकते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा, क्या सभी कलेक्शन सेट हो सकते हैं? तो नहीं, सभी कलेक्शन सेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या सभी सेट कलेक्शन हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड है तो वो सेट हो जाएगा, और सेट होने के लिए तो कलेक्शन होना ही चाहिए। हाँ, उसमें एक अलग क्राइटेरिया है कि वेल डिफाइंड हो। तो आई थिंक कि आपको अब ये चीज समझ में आ रहा होगा। वही मान लो कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपका फेवरेट बुक क्या है, तो हो सकता है यहां पर सभी बच्चे के फेवरेट बुक डिफरेंट डिफरेंट हो। किसी को हो सकता है कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को हो सकता है फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को हो सकता है केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है। यानी कहने का मतलब कि यहां पर जो है कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है, सबका अलग अलग चॉइस है, सबके लिए फेवरेट बुक अलग अलग हो सकते हैं। यानी आपके फेवरेट बुक का कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, और नहीं होगा तो वो क्या होगा, सेट्स भी नहीं होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। यानी आप जो भी कलेक्शन बनाते हो उस कलेक्शन को पहले वेल डिफाइंड होना पड़ेगा, तभी वो कलेक्शन क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। आई थिंक ये आपका ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा कि आखिर सेट हम लोग कहते किसको हैं। तो चलिए अब आप यहां पर हेडिंग डालिए कि सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स। आप यहां पर लिखिए सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट। आप यहां पर हेडिंग डालिए सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट। पहला नोटेशन लिखिए। आप यहां पर लिखिए, पहले हम लोग नोटेशन के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से नोटेशन होते हैं। इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो सेट देखे थे हम लोग, अब हम लोग नोटेशन ऑफ सेट देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि आखिर हम लोग किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग नोटेशन को समझ लेंगे तो सेट को रिप्रेजेंट करने में आसानी होगा। तो पहला नोटेशन में आप लिखिए कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, The set of all natural number is denoted by capital N। ठीक है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल N से। इसका सीधा सा मतलब कैसे है, जैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन में आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपको एक झलक इसका देता हूं कि जैसे हम लोग को सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग कैपिटल N यहां पर लिख देंगे, और N इक्वल टू जितने भी नेचुरल नंबर रहेंगे, जैसे 1 2 3 4, और ये डॉट 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 आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो सेट है फ्रेंड, वो सेट को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नेचुरल नंबर का सेट है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो उसको हम लोग किस चीज से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल N से। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड और इंडिकेटेड बाय व्हाट, कैपिटल N। ठीक है, उसी तरीके से आप दूसरा लिखिए। आप इसको लिखते जाइए, बाद में आपको यार समझने में बहुत आसानी होगा। मैं एक एक पॉइंट को आपका क्लियर करते चलूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। और अगर आप पूरे वीडियो सीरीज को आप देख लेते हो तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ना तो सेट, ना ही रिलेशन, ना ही फंक्शन, कहीं पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आप अच्छे से 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। ठीक है, तो पहला क्या लिखा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। दूसरा आप लिखिए कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। ठीक है, यानी रियल नंबर के समुच्चय को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल R से। अब कैपिटल R यहां पर मैं लिख दिया रियल नंबर। अब यहीं पर आपका सवाल ये भी होता है कभी कि पॉजिटिव रियल नंबर और निगेटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर को सदैव ही हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, R प्लस से। किस चीज से इंडिकेट करते हैं, R प्लस से।
और वहीं अगर निगेटिव रियल नंबर की बात करें तो आर माइनस से हम लोग समुच्चय ऑफ यानी सेट ऑफ रियल नंबर को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव रियल नंबर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि अभी स्पेस यहाँ पर घेर लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा और हम लोग को भी ढेर सारे नोटेशंस के बारे में यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। तो ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया, फंडामेंटल थिंग्स कि जो भी रियल नंबर होगा उसको आर से डिनोट किया जाएगा। तीसरा लिखिए आप कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब देखिए, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को सदैव ही किस चीज से, जेड से इंडिकेट किया जाता है और इसमें सभी कैपिटल होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो भी यहां पर आप देख रहे हैं सिंबल या फिर जिस चीज से भी मैं डिनोट कर रहा हूं, एन हो, जेड हो, आर हो, ये सब क्या है, कैपिटल सिंबल होना चाहिए डिनोट करने के लिए, कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए। हाँ, इसके एलिमेंट जो है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए यानी स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए, लेकिन सेट जो है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर से ही इंडिकेट किया जाता है। ये बात को आप माइंड में रखिएगा, जो कि मैं आपको पॉइंट में नोट डाउन भी करवाऊंगा। तो आप मैं यहाँ पर क्या बताया कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हमेशा किस चीज से इंडिकेट किया जाता है, जेड से या फिर किस चीज से, आई से। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स किस चीज से डिनोट किया जाता है, जेड से या फिर आई से। अगेन आपका प्रश्न हो सकता है क्या कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय सर, तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स किस चीज से डिनोट किया जाएगा, जेड प्लस या फिर आई प्लस। वहीं द सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स की बात किया जाए तो बस कुछ करना नहीं है, जेड माइनस और आई माइनस। माइनस कहां पर करना है, तो माइनस कहां करना है, ऊपर में मैं बता दिया हूं। अगर आर प्लस करना है यानी पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा है तो ऊपर में आर प्लस लिख देंगे, निगेटिव की बात कर रहा है तो आर माइनस लिख देंगे। वहीं अगर आप यहां पर देखिए इंटीजर्स की सिर्फ बात करें तो सिर्फ कैपिटल जेड या फिर कैपिटल आई से इंडिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको यहां पर पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर ऐसे कर दिए सेपरेटली अगर आपको डिनोट करना हो तो आप क्या करेंगे, जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा, जेड माइनस यानी निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। जैसे आप यहां पर देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं जेड प्लस की बात कर रहा हूँ, यानी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर में जब मान लो आप यहाँ पर ले लेते हैं 0 1 2 3 4, 0 तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स होगा नहीं क्योंकि 0 जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 और ये अप टू कहाँ तक चलता जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर का सेट हो गया। ठीक है, ये जेड प्लस। वहीं निगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जेड माइनस या फिर आई माइनस भी आप लिख सकते हैं। आई माइनस में क्या होगा, आप आई माइनस में देख लो यहाँ पर -1 -2 -3 और ये भी चलता जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या हुआ, निगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। वही हम लोग सिर्फ इंटीजर की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों इंक्लूड हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये चीज अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन। तीसरा तो हो गया, अब चौथा लिखिए। यहां पर लिखिए कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब देखिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर को सदैव ही हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, क्यू से। किस चीज से, क्यू से। और अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि सेट को सदैव ही क्या, कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है या फिर डिनोट किया जाता है। यानी कैपिटल क्यू से हम लोग किस चीज को इंडिकेट करेंगे, रेशनल नंबर को हम लोग, रेशनल नंबर वाले सेट को हम लोग कैपिटल क्यू से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर तो प्लस हो जाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर तो माइनस हो जाएगा। ये चीज तो आप समझ रहे हैं। पॉजिटिव की बात करेगा आप प्लस लगाइएगा, निगेटिव की बात करेगा आप माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि इसमें आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। आप पांचवा भी लिख लीजिए, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बात तो आपको ये चीज मैं पहले भी बताया था अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। कैसे है, तो ये मैं अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। ठीक है, दुनिया का कोई भी नंबर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ये चीज मैं आपको एडिशनल बता दिया, लेकिन यहां पर बस क्या है कि द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय को हम लोग सदैव ही किस चीज से इंडिकेट करते हैं, सी से। और सी क्या होना चाहिए, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल सी से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन माय फ्रेंड। और उसके बाद हम लोग चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को समझते हैं कि आखिर हम लोग किसी भी सेट को आखिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन माय फ्रेंड।
तो अब आप यहाँ पर टाइटल डालिए और लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब देखिए किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का मेनली दो तरीका होता है, ठीक है। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का मेनली दो तरीका होता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या है, दो तरीका अवेलेबल है। उन्हीं दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को क्या बताया कि सेट को सदैव ही क्या कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस पॉइंट को भी आप यहीं पर लिख लीजिए और लिखिए कि अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। तो चलिए इस पॉइंट को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखिए कि अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर, ठीक है। किसी भी सेट को सदैव ही हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। वो चीज आपको और आगे पता चलेगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। तो आप पूछोगे कि कौन कौन तरीका है भाई। तो पहला तरीका आप लिखो टाबुलर फॉर्म। क्या लिखोगे, टाबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या है दो तरीका। तो पहला तरीका में आप लिखो, फर्स्ट तरीका क्या है, टाबुलर फॉर्म, ठीक है। इसी का एक और नाम है, टाबुलर फॉर्म का ही एक और नाम है और वो क्या है, रोस्टर फॉर्म। क्या नाम है, रोस्टर फॉर्म। तो इस चीज को भी आप यहां पर लिख लीजिए, रोस्टर फॉर्म। देखिए नाम से यहाँ डरना नहीं है यार, बस चीज़ों को आप लिखते जाइए। यहाँ पर आपको देखते देखते ढेर चीज़ समझ में आ जाएगा और सीख जाइएगा। जैसे जैसे आप हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग सेट शुरू ही किए हैं, अभी इस सेट को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। आप बस नाम से परिचित हो जाइएगा धीरे धीरे। अगर आपको ये सब नाम आप पहली बार सुन रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा टफ लगे, लेकिन ढेर चीज़ तो आप देखते देखते सीख जाओगे। जब हम लोग ये तीन चीज़ से गुजरेंगे, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, पढ़ते पढ़ते आपको सभी चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा मैंने, पहला फॉर्म क्या है, टाबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब टाबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप यहां पर लिखिए कि इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट द एलिमेंट्स आर the elements are written one by one within the bracket and are separated from each other by comma। यानी टॉबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि टॉबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेट्स के सभी एलिमेंट्स को हम लोग ब्रैकेट के भीतर सेपरेटली लिख देते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो और भी क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं लिखता हूं एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर मान लो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं n। तो यहां पर देखिए n, जो कि मैं नोटेशन आपको बताया था, n से हम लोग किस चीज को डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को। तो यहां पर देखिए नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं, अर्थात इस ब्रैकेट के भीतर हम लोग क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे, 1 से शुरू होगा तो 1 2 3 4 5 अप टू चला जाएगा कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो है वो क्या हो रहा है, टॉबुलर फॉर्म में हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर टॉबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका डिफिनीशन मैं आपको ऊपर में क्या लिख दिया, इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट द एलिमेंट्स आर रिटन वन बाय वन विद इन द ब्रैकेट एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमा। समझ में आ रही है बात। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रैकेट के भीतर सभी एलिमेंट को लिख देते हैं वन बाय वन, सेपरेट करके एक दूसरे से कॉमा के जरिए सेपरेट करके हम लोग क्या कर देते हैं, एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो ये जो मेथड आप देख रहे हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो क्या हो रहा है, इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, टॉबुलर फॉर्म कहते हैं। यानी टॉबुलर फॉर्म में हम लोग नेचुरल नंबर के सेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। वहीं पर हम लोग चलिए नीचे देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं एक और सेट ले लेता हूं, कोई सेट होगा ए, और वो क्या है,
ये सेट है वोवेल का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ ए, ई, आई, ओ, यू, ये सेट किस चीज का है? वोवेल का सेट है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इस सेट में हम लोग क्या किए हैं, ब्रैकेट के भीतर सभी एलिमेंट को वन बाय वन एक दूसरे से सेपरेट करते हुए कॉमा के जरिए लिख दिए हैं। और यही चीज आपका यहाँ पर क्या करता है, डिफिनीशन कहता है। देखो डिफिनीशन याद नहीं करना है यार, जो मैं बता रहा हूं बस वो आप समझ लो। इस टाइप के फॉर्म जिसमें हम लोग ब्रैकेट के भीतर एलिमेंट को वन बाय वन एक दूसरे से सेपरेट करके कॉमा के जरिए लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, टॉबुलर फॉर्म में कहलाता है। सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, टॉबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म कहलाता है। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। एक चीज और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, किसी भी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट के नाम से जानते हैं। किसी भी सेट, जैसे मान लीजिए ये सेट है, तो इस सेट के भीतर आप देख रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको क्या है, सेट के भाषा में नाम क्या है, एलिमेंट्स नाम है इसका। क्या नाम है, एलिमेंट्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है, एलिमेंट्स है। ऐसे तो ये नंबर है ही, वो आप नंबर कह सकते हैं, लेकिन सेट के भीतर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो आई थिंक इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा टाबुलर फॉर्म में। आप देख लिए इस चीज को। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि यहां पर लेता हूं मैं एक सेट ले लेता हूं बी। आप यहां पर ए बी से मत घबराइए, आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, ये बस रिप्रेजेंटेशन है। और रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे कि यहां पर मैं लिखा हूं कि सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। आप देख रहे हैं कि एन भी कैपिटल, ए भी कैपिटल, बी भी कैपिटल। हाँ, इसके एलिमेंट जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बी मान लीजिए कि मैं एक सेट लिया हूं और इस सेट बी का जो एलिमेंट है वो मान लीजिए कि इवन नंबर का है। सेट बी का जो एलिमेंट है वो क्या है, इवन नंबर है। तो मान लीजिए कि हम लोग यहां पर लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, इवन नंबर है तो क्या 2 4 6 8 इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या किए, ये भी टाबुलर फॉर्म ही है। समझ में आ रही है बात, टाबुलर फॉर्म क्यों है, क्योंकि इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ब्रैकेट के भीतर सभी एलिमेंट को सेपरेटली कॉमा के जरिए वन बाय वन लिख दिए हैं। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, टॉबुलर फॉर्म के कहते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म कहते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है यार, तो अपने क्वेरीज को जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे हमको ये भी पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है। तो ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये चीज अभी समझ में आ रहा होगा कि आखिर टाबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म क्या होता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इसका दूसरा तरीका समझाता हूं कि कैसे हम लोग दूसरे तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ, टाबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। फिर मैं उनका कंपैरिजन भी करके आपको समझा दूंगा ताकि आपको दोनों में कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग यहां पर लिख लेते हैं डिफिनीशन पहले और फिर समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर आप लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें लिखिए कि इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, a variable x which stands for each element of the set is written under bracket, and then after giving a semicolon, property px possessed by each element of the set is written within the bracket itself. एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं एज a इक्वल, यहां पर करली ब्रैकेट देंगे, x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 5. ठीक है, यानी ये क्या हुआ, ये किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर फॉर्म का तरीका हुआ। सेट बिल्डर फॉर्म का तरीका इतना बड़ा मैं आपको यहाँ पर डिफिनीशन इसका लिखवाया हूँ, इससे परेशान नहीं होना यार कि आखिर ये डिफिनीशन बस डिफिनीशन है। आप इसको समझ लो, समझने का प्रयास करो। हाँ, एक दो बार इसको देख लो और समझने का प्रयास करो। इससे अगर आप समझ लेते हो
तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या मैं लिखवाया कि इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट अ वेरिएबल x व्हिच स्टैंड्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिटन अंडर ब्रैकेट and then after giving a semicolon property px possessed by each element of the set is written within the bracket itself। इसका सीधा सा मतलब क्या है समझ रहे हो? इसका मतलब जैसे अभी मैं आपको बता रहा था टाबुलर फॉर्म में मैं आपको क्या बताया, जैसे आप देखो टाबुलर फॉर्म में मैं आपको क्या बताया था, आप यहाँ पर ध्यान से देखना। टाबुलर फॉर्म में मैं आपको बताया कि किस चीज़ से नेचुरल नंबर को मैं किस चीज़ से यहाँ पर डिनोट कर रहा था, कैपिटल एन से, और यहाँ पर मैं आपको क्या लिख रहा था कि 1 2 3 4, ठीक है ना, और इस तरीका से अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा था, ठीक है। ये क्या है? टाबुलर फॉर्म है, जो आपको मैंने पहले बताया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं अभी इसी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या है? टाबुलर फॉर्म में है। अब इसी को मैं यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, जिससे आपको और भी समझ में आएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट रहेगा। मैंने यहां पर आपको क्या बताया था टाबुलर फॉर्म में कि हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के भीतर एक एक एलिमेंट को सेपरेटली कॉमा दे दे करके हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, और वो हो जाता है क्या, टाबुलर फॉर्म हो जाता है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में वैसे नहीं करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कह रहा है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट x, कोई एक ऐसा वेरिएबल x आपको चुनना है जो कि इन सभी के लिए ट्रू हो, यानी 1 के लिए भी ट्रू हो, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, इन सब में क्या हो, सब के लिए वो क्या हो, ट्रू हो, ठीक है। और उस तरीके से एक एलिमेंट यानी एक वेरिएबल x को आपको चुनना है और ब्रैकेट के अंदर में लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, सेमी कॉलम देना है। देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा, सेमी कॉलम देना है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक सेमी कॉलम दिया, तो सेमी कॉलम देना है। और इसके बाद वो जो क्राइटेरिया जो मैं आपको पहले बताया था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है सेट होता है, और वेल डिफाइंड का मतलब क्या बताया था आपको कि एक निश्चित क्राइटेरिया, एक प्रिसाइज क्राइटेरिया होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, तभी सेट कहलाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर टाबुलर फॉर्म में मैं क्या लिखा कि सभी एलिमेंट को सेपरेटली कॉमा दे करके 1 बाई 1 लिखते गया। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हमको क्या करना पड़ेगा कि इन सभी एलिमेंट के लिए कोई एक वेरिएबल हमको चुन लेना होगा, और उस वेरिएबल को ब्रैकेट के भीतर लिखना होगा, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, लिख रहे हैं हम, और इसके बाद एक सेमी कॉलम देना होगा, और उसके बाद आपको उसका प्रॉपर्टी, जैसे कि यहां पर मैं आपको क्या लिखा, देन आफ्टर गिविंग अ सेमी कॉलन प्रॉपर्टी px पोसेस्ड बाय ईच एलिमेंट के द्वारा जो प्रॉपर्टी यहां पर हो रहा है, जो प्रॉपर्टी को ईच एलिमेंट यहां पर फुलफिल कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को यहां पर सिर्फ लिख देना है और कुछ नहीं करना है। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर तो मैं एक एडिशनल और क्राइटेरिया जोड़ दिया कि x जो है लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखिए अगर इसको मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, इसको मैं अभी के लिए मान लो कि यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ, तो आप देखो ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। ये बस आपका अंतर इतना है कि ये जो अभी मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ वो टाबुलर फॉर्म है। आप यहाँ पर देख लो, पहले वाले में क्या बताया कि ये टाबुलर फॉर्म है, और ये जो है वो क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है ना। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों और कैसे हुआ, फिर से एक बार सुन लीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। टाबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट के भीतर सभी एलिमेंट को सेपरेटली 1 बाई 1 कॉमा के जरिए इंडिकेट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। वो हो जाता है क्या, टाबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, इन सभी एलिमेंट के लिए, ये सब एलिमेंट को नहीं लिखते हैं सेट के भीतर, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी एलिमेंट के लिए कोई एक वेरिएबल चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इन सभी वेरिएबल के लिए मैं एक एलिमेंट चुन लिया, और वो एलिमेंट मैंने क्या चुन लिया, एक वेरिएबल x चुन लिया, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियरली देख भी सकते हैं, x को चुन लिया। फिर क्या मैं आपको बताया कि कॉमा दे देना है, कॉमा या फिर आप ऐसे स्लैश भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर जनरली कॉमा ही अच्छा है, तो कॉमा मान लीजिए कि दे दिया। अब कॉमा देने के बाद मैं क्या किया कि जो प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है ईच एलिमेंट, उस प्रॉपर्टी को भी साथ में लिख देना है, ठीक है। आई थिंक कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं क्या किया, आप देख रहे होते कि मैंने इन सभी एलिमेंट के लिए एक वेरिएबल चुन लिया x। अब x जो है वो क्या है, x किस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, क्या हमको शो करना है, तो मैंने चुना था यहाँ से क्या, नेचुरल नंबर के लिए मैंने चुना था ना x किस चीज के लिए चुना था, नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ पर यह भी तो बताना होगा ना कि x जो हम चुने हैं वो किस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, n। ये नोटेशन आपको पहले मैं इसीलिए बताया था ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चल के। तो x जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को।
अब यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा या फिर कंफ्यूजन होगा इस साइन को लेकर, इस सिंबल को लेकर के भी कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड। जैसे इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। ये एप्सिलॉन एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर का सिंबल है, और जिसका मैथमेटिक्स में हम लोग यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, बिलोंग्स टू। क्या इसका मीनिंग होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ये ग्रीक लेटर है, आप लिख भी सकते हैं, ये सिर्फ मैं लिख ही देता हूँ, ग्रीक लेटर, ठीक है, ग्रीक लेटर है और इसका नाम क्या है, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। ये ग्रीक लेटर का सिंबल है और इसका मीनिंग क्या होता है मैथमेटिक्स में, बिलोंग्स टू, ठीक है ना। यहां पर भी लिख देते हैं, इसका मीनिंग भी आप लिखते जाइए। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। यानी अगर आपको कहीं पर ऐसा सिंबल दिख जाए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर लिख रहा हूं कि x बिलोंग टू ए, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर ऐसा सिंबल दिख जाए तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू ए। जैसे आप यहां पर लिख भी लो, इसका मतलब क्या हुआ, x, यहां पर लिख लो आप, x बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। ये चीज को इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो वही चीज यहां पर भी पढ़ना है। आप क्लियरली देख रहे हो क्या कि x, इसको पढ़ना है सच दैट x बिलोंग्स टू n। यानी आपको नोटेशन में आपको इसीलिए पहले बताया था, नोटेशन क्या हुआ, n मतलब नेचुरल नंबर। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पर लिख लीजिए सच दैट। आई थिंक कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं। टाबुलर फॉर्म में मैं आपको क्या बताया, ब्रैकेट के भीतर हम लोग सभी एलिमेंट को 1 बाय 1 सेपरेटली कॉमा के जरिए इंडिकेट या फिर रिप्रेजेंट कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, टाबुलर फॉर्म कहलाएगा। वहीं पर अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सेट के सभी एलिमेंट के लिए एक वेरिएबल चुन लेंगे जो सभी के लिए ट्रू हो। यहाँ पर हमारे लिए 1 2 3 4 टोटल नेचुरल नंबर था, उसके लिए मैं एक वेरिएबल x चुन लिया, मान लिया कि ये सभी के लिए ट्रू है और उसको क्या कर दिया, ब्रैकेट के भीतर लिख दिया। इसके बाद हम लोग को क्या देना है, सच दैट, ये सिंबल देना है जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या है, सच दैट। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि ये x जो है किस चीज को शो कर रहा है, क्या प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो हम लोग किस प्रॉपर्टी को लिख देंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एप्सिलॉन आप देख लिए ग्रीक लेटर है और इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, तो x जो है किस चीज को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया सेट बिल्डर फॉर्म और फिर टाबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकेला ही एग्जाम्पल है, आप इसको लिखिए, 1 2 एग्जाम्पल और मैं आपको लिखवा देता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं आपको टाबुलर फॉर्म में ही एक और सेट बताया था, वो क्या था, वोवेल के लिए बताया था ना आपको, अगर याद हो तो। अब मुझे याद नहीं कि ए से रिप्रेजेंट किया था या फिर बी से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन मान लीजिए कि मैं ए से उसको अगर रिप्रेजेंट किया था, तो ए जो सेट है उसमें मैं आपको क्या बताया था कि उसके अंदर का जो एलिमेंट था वो क्या था, वोवेल था, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड, वो क्या टाबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हम लोग किए हैं। टाबुलर फॉर्म फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको इसलिए ही रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको डिफिनीशन देखना ना पड़े, डिफिनीशन रटना नहीं पड़े, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो यार इसको रटना आपको पड़ेगा नहीं और आप स्मूथली हर चीज़ को आप सीखते चले जाओगे, बस आप ध्यान दो मेरी बातों को। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये टाबुलर फॉर्म में मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया था कि ए ई आई ओ यू, और इसको मैंने एक ब्रैकेट के भीतर सेपरेटली कॉमा डाल करके लिख दिया था, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपको कहता है कोई कि तुम टाबुलर फॉर्म में लिखे थे भाई, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो सिंपली मैं आपको क्या बताया, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए भी कुछ करना नहीं है। वहां पर ए था, यहाँ भी ए है, इसको बी कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं बी कर देता हूँ, इसलिए कि यहाँ पर ए ऑलरेडी है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर मैं बी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो बी सेट ले लिया, तो हमको रिप्रेजेंट करना क्या है, ये वोवेल वाला ए ई आई ओ यू जो टाबुलर फॉर्म में लिखे हैं, इसको हम लोग क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ करेंगे नहीं यार, मैं आपको बताया क्या कि इसके लिए हम लोग ब्रैकेट के भीतर क्या कर देते हैं, इन सभी के लिए एक कॉमन वेरिएबल को चूज करते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन वेरिएबल जनरली लोग एक्स ही चूज करते हैं ना, तो चलिए एक्स को ही चूज कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ब्रैकेट हम लोग यहाँ पर बनाए, बी यहाँ पर एक सेट था, इंडिकेट कर रहा था इसको, तो ब्रैकेट बनाए, एक वेरिएबल चुन लिए जो सबके लिए ट्रू था, मान लिया वेरिएबल x है। अब वेरिएबल x देने के बाद हम लोग क्या देंगे, सच दैट। ये सिंबल क्या है, सच दैट का सिंबल है, तो इसको हम लोग यहाँ पर दे देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, सच दैट, ठीक है।
अब हम लोग को क्या करना है, आगे मैं आपको क्या बताया कि उसके प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर देना है। तो प्रॉपर्टी के बारे में क्या चर्चा करेंगे, यहां पर हम लोग लिख देंगे कि x जो है बिलोंग कर रहा है कहां से, वोवेल से। x बिलोंग कर रहा है कहां से, वोवेल से, ठीक है ना। तो उस चीज को हम लोग यहां पर लिख देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, ये सिंबल को आप ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताए थे हम, x बिलोंग्स टू वोवेल, x बिलोंग्स टू वोवेल ऑफ इंग्लिश लेटर या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा यार। ये देखिए टाबुलर फॉर्म में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ देखिए कहाँ पर कोई दिक्कत हो रहा है यार, कितना स्मूथली आपको मैं समझा रहा हूँ, और आई थिंक कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा समझने में। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी डिफिकल्ट है, अगर आप खुद से पढ़ोगे तो सर घूम जाएगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें, क्या कह रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि इससे मैं भी मोटिवेट होता हूं यार, और आपके लिए और भी अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करता रहता हूं। तो इसलिए आप ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर मैं आपको बताया सेट बिल्डर फॉर्म और फिर ये क्या है, टाबुलर फॉर्म, ठीक है ना। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, अब कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको और एक मैं बता देता हूँ, इवन नंबर वाले बताया था भी ना, इवन नंबर के लिए भी बताया था मैंने आपको यहाँ पर। तो टाबुलर फॉर्म में अगर मान लो कि इवन नंबर का सेट है तो आप क्या लिखते हो, 2 4 6 8 और ये अप टू चला जाता है इन्फिनिटी तक, राइट। इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं होता है, बस सेपरेटली हम लोग सभी एलिमेंट को कॉमा दे दे करके हम लोग लिखते जाते हैं, वो हमारा टाबुलर फॉर्म होता है। और वहीं अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक मान लेते हैं सी से रिप्रेजेंट करना है तो सी लिख दिए, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग अपना ब्रैकेट दे देंगे, और ब्रैकेट दे दिया। ब्रैकेट देने के बाद क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट के लिए एक कॉमन वेरिएबल चूज कर लेंगे, ठीक है। मान लो कि कोई कॉमन वेरिएबल मैंने x चुन लिया, y भी आप चुन सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ x ही चुनना है, लेकिन लोग x को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं मैथमेटिक्स में, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर x ही चुन ले रहा हूँ। हालांकि आप कुछ भी चूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या ले लिए, x चूज कर लिया इन सभी वेरिएबल के लिए। इसके बाद क्या दोगे, सच दैट, इसको क्या पढ़ेंगे, सच दैट। अब आपको क्या करना है कि हम लोग आखिर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आखिर ये जो टाबुलर फॉर्म में है इन सभी का जो एलिमेंट है वो किस प्रॉपर्टी को आखिर फॉलो कर रहा है, किस प्रॉपर्टी को पोसेस कर रहा है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि टाबुलर फॉर्म में जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इवन नंबर को बिलोंग कर रहा है, ऑल द एलिमेंट जो भी यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है ना। आप यहाँ पर लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर। समझ में आ रही है बात? आई थिंक कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। एक मैं और लास्ट आपको एग्जांपल इसका समझा देता हूं ताकि आपका डाउट और भी क्लियर हो जाए, लेकिन यार इसके लिए हमको इरेज करना पड़ेगा, स्पेस बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अभी इरेज करता हूं। एग्जाम्पल्स को भी आप साथ साथ लिखते जाइएगा, इससे होगा कि बाद में जब आप इसको रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो उस वक्त आपको सब चीज माइंड में आएगा और डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए एक और टाबुलर फॉर्म और फिर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में और कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में बात कर रहे थे, पहले मैं यहाँ पर टाबुलर फॉर्म का कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सेट ए लिया और सेट ए के भीतर हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ऑड नंबर ले रहा हूँ ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 7 9 11, राइट, और ये अप टू चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसे लिख दिया। देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पर समझाने का और बताने का प्रयास करूंगा, तो आप एक एक पॉइंट को भी समझने का प्रयास कीजिए। मैं अभी बहुत ही बेसिक से चल रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि मैं क्या किया कि एक टाबुलर फॉर्म का एग्जाम्पल्स लिया जिसमें एलिमेंट है 5 7 9 11 और ये अप टू चला जा रहा है इन्फिनिटी तक। और ये आप देख सकते हैं कि क्या है, ओड नंबर का यहाँ पर एलिमेंट्स है। तो अगर आपको कहा जाए कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए तो कैसे लिखेंगे, इस सबसे पहले हम लोग सेट ए है तो आप यहीं पर ए लिख दीजिए। ए के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और इन सभी एलिमेंट के लिए एक कॉमन वेरिएबल चुन लीजिए। मान लेते हैं कॉमन वेरिएबल x ले लिया, तो यहाँ पर लिख देंगे x, इसके बाद लिखेंगे सच दैट, और क्या करेंगे, सच दैट लिखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एलिमेंट है इसके भीतर वो किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इनका आखिर क्या प्रॉपर्टी है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो सब क्या है, ओड नंबर है। क्या है,
ओड नंबर है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि x बिलोंग्स टू ओड नंबर, ओड नंबर, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही आपको एक बात और ध्यान देना होगा कि आप यहाँ पर देखिए कि x जो है वो ग्रेटर देन 5 है। यानी कहने का मतलब ओड नंबर तो है लेकिन 5 से पहले वाला ओड नंबर नहीं है, इसमें 5 के बाद आने वाले ओड नंबर है। 5, 7, 9, 11, आप देख रहे हैं कि 5 के बाद वाले जो ओड नंबर हैं वही, और 5 के बाद वाले यानी 5 भी इंक्लूडेड है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि 5 को छोड़कर, यानी कहने का मतलब कि 5 के बाद के एलिमेंट यहाँ पर हैं, 5 के पहले वाले एलिमेंट नहीं है। तो उस कंडीशन को भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। जैसे यहाँ पर लिख दिए क्या कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ओड नंबर, तो सिर्फ इतना अगर लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि ओड नंबर जो है 1 से ही शुरू हो गया ना, 1 3 5 7, ये इंडिकेट कर देगा 1 3 5 7 को भी, लेकिन यहाँ पर तो 1 3 है नहीं। तो हम लोग को एक और कंडीशन यहाँ पर लिख देना होगा, और वो क्या लिख देना होगा, एंड करके लिख दीजिए कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये सिंबल का मतलब होता है क्या, 5 और 5 से अधिक। तो आई थिंक कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा सेट बिल्डर फॉर्म और फिर रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म से रिलेटेड। लेकिन यार अगर आप इसको आप लॉन्ग टर्म तक याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और मैं भी इसी तरीके से याद किया करता था जिससे कंफ्यूजन नहीं होता था। तो टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टैबुलर फॉर्म जैसे आप देखते हैं कि कोई भी मेडिसिन का जो पत्ता होता है यानी पैकेट होता है, उसमें आप क्या देखते हैं कि सभी मेडिसिन एक अलग अलग यानी सेपरेटली बॉक्स में बंद है, राइट। सेपरेटली बंद है यानी अलग अलग सेपरेटली ढंग से क्या है उसमें सजाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप उससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं टैबुलर फॉर्म को। टैबुलर से आप क्या याद रख सकते हैं, टैबुलर से आप याद रख सकते हैं टैबलेट, आप याद रख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। हालांकि आप और भी मेथड हो सकता है, आप हो सकते हैं ऐसे ही याद कर लें, लेकिन यार हम तो ऐसे याद करते थे। टैबुलर फॉर्म मीन्स क्या होता है, टैबलेट, और टैबलेट क्या होता है, सेपरेटली अलग अलग खाना में उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो बस उसी से आप इसको आप लिंक कर लीजिए कि टैबुलर फॉर्म क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेटली, आप देख सकते हैं कि इसके एलिमेंट को सेपरेटली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। यानी जब भी आपको टैबुलर फॉर्म कोई पूछे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि अच्छा टैबलेट। टैबलेट में क्या होता था कि सभी टैबलेट को आप देखते हैं कि उसका पत्ता में क्या होता है, सभी टैबलेट जो है सेपरेटली रिप्रेजेंट या फिर रखा जाता है। तो आपको याद आ जाना चाहिए कि टैबुलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के भीतर सभी एलिमेंट या फिर सभी ऑब्जेक्ट या फिर सभी टैबलेट, ऐसे भी याद रख सकते हैं, सभी टैबलेट को हम लोग क्या करते हैं, कॉमा के जरिए सेपरेटली इंडिकेट कर देते हैं। तो आई थिंक कि आपको अब समझ में आ रहा होगा और आप इससे आसानी से याद कर पाएंगे। और रही बात सेट बिल्डर फॉर्म की यार, तो टैबलेट से टैबुलर को जब आप रिलेट कर लिए तो बाकी जो शेष बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा ना। तो बिल्कुल आप उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को क्या करना पड़ता है, सब चीज़ को सेट करके लिखना पड़ता है, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपको मैं समझाया। तो ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से आप इसको मेमोराइज करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यार आपको मेरा आज का प्रयास कैसा लगा, अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, और फिर फर्दर हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।